हेलो एवरीवन, आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है मटेरियल साइंस के सीरीज में। आज के सेशन में स्टूडेंट हम लोग स्टडी करेंगे स्क्रू डिसलोकेशन के बारे में। ओके, तो स्क्रू डिसलोकेशन इन क्रिस्टल कहने का मतलब है कि ये एक तरह का डिफेक्ट होता है। ओके, स्क्रू डिसलोकेशन क्या होता है? एक तरीके का क्रिस्टल इम्परफेक्शन है जो कि हमारा लाई करता है लाइन इम्परफेक्शन के अंदर। तो स्क्रू डिसलोकेशन को हम कह सकते हैं कि एक तरीके का लाइन इम्परफेक्शन है। अब इसे हम डिफाइन कैसे करेंगे? तो हम कहेंगे ए स्क्रू डिसलोकेशन इज ए क्रिस्टल डिफेक्ट वेयर the lattice plane form a spiral surface around a central line resembling a screw। तो स्क्रू डिसलोकेशन एक क्रिस्टल डिफेक्ट है जिसमें जो लैटिस प्लेन होगा, कौन सा लैटिस प्लेन? जो हमारा डिस्टॉर्टेड यानी कि डिसलोकेटेड लैटिस प्लेन होगा, वह एक स्पाइरल सरफेस फॉर्म करेगा अराउंड ए सेंट्रल लाइन। और ये सेंट्रल लाइन कौन होगा? ये होगा डिसलोकेशन लाइन। ओके, तो डिसलोकेशन लाइन और डिसलोकेटेड प्लेन्स को अगर हम लेंगे तो दोनों मिलकर के हमारे लिए एक स्पाइरल सरफेस जनरेट कर रहा होगा जो कि एक स्क्रू के तरह रिजेंबल करेगा, यानी कि स्क्रू के तरह दिखाई देगा। तो इसी को हम कहते हैं स्क्रू डिसलोकेशन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट कहता है द एटॉमिक बॉन्ड्स इन द रीजन अराउंड द डिसलोकेशन लाइन हैव अंडरगोज ए शियर डिस्टॉर्शन। जो भी रीजन है हमारे डिसलोकेशन लाइन के अगल बगल, उन सभी रीजन में जो हमारा एटम है उन सभी में शियर डिस्टॉर्शन देखने को मिलेगा। ओके, शियर डिस्टॉर्शन देखने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग स्क्रू डिसलोकेशन को यहां पर समझते हैं। तो स्क्रू डिसलोकेशन को समझने के लिए हमें 3 डायमेंशनल फिगर का जरूरत पड़ेगा। ओके, क्योंकि यहां जो स्क्रू डिसलोकेशन है वो एक स्क्रू के तरह रिजेंबल करता है और स्क्रू का शेप हेलिकल होता है, और हेलिकल शेप को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें 3 डायमेंशनल फिगर का जरूरत है। ओके, तो 2 डायमेंशनली इसे समझ पाना काफी मुश्किल हो जाता है, तो हमें 3 डायमेंशन फिगर का यहां पर जरूरत पड़ेगा। तो नीचे 2 फिगर बना हुआ है, इसको थोड़ा हम इनलार्ज करके लेते हैं। अब सबसे पहले हमारे पास ये क्या है? तो ये है एक परफेक्ट क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ये क्या है? परफेक्ट क्रिस्टल स्ट्रक्चर, जिसमें कि किसी तरह का कोई भी डिफेक्ट मौजूद नहीं है। अब इसमें हम एक प्लेन लेते हैं, प्लेन है ए बी सी डी। ओके, क्या है? ए बी सी डी हम लोग यहां पर प्लेन ले लिए हैं। एक जो फेस है हमारा साइड वाला, इसमें जो ग्रिड दिख रहा है ये क्या है? इसमें जो ग्रिड है वो हमें लैटिस पॉइंट्स को शो कर रहा है। ये क्या है? लैटिस पॉइंट, जहां पर हमारा एटम होता है, लैटिस पॉइंट। और इस पूरे क्यूब के अंदर क्या है? एटम्स अरेंज्ड हैं परफेक्टली। अब इसमें जो हम एक प्लेन लिए हैं ए बी सी डी, इसका जो हाफ प्लेन है ए बी ई एफ, ये प्लेन हमारा 1 एटॉमिक डिस्टेंस जो है ये डिसलोकेट कर गया, यानी कि हमारा जो प्लेन ए बी ई एफ है ये हल्का सा खिसक गया। ठीक है, जो कंप्लीट प्लेन हमारा ए बी सी डी था, उसमें से जो हाफ प्लेन ए बी ई एफ है ये हमारा खिसक गया, और ये खिसका कितना? 1 एटॉमिक डिस्टेंस ये शिफ्ट कर गया। ओके, तो जब ये 1 एटॉमिक डिस्टेंस शिफ्ट किया होगा, तो अगर ये एज नंबर 1 है नीचे वाला स्ट्रक्चर में, नीचे का जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, अगर ये हमारा लाइन जो है ये फर्स्ट लाइन है, तो जो ऊपर वाले क्रिस्टल स्ट्रक्चर का फर्स्ट लाइन है वो नीचे वाले क्रिस्टल स्ट्रक्चर के सेकंड रो के साथ, सेकंड कॉलम के साथ मैच करेगा। जो ऊपर वाला का सेकंड लाइन है या कॉलम है, नीचे वाले के थर्ड कॉलम के साथ मैच करेगा। ओके, इसी का मतलब क्या है कि हम एक एटॉमिक डिस्टेंस आगे मूव कर गए, यानी कि डिस्प्लेस हो गए, यानी कि डिस्टॉर्ट हो गए। अब यहां पर
जो हमारा डिसलोकेशन लाइन होगा वो कौन सा होगा, तो वो होगा ये। ओके, क्योंकि इसी लाइन के पीछे वाला इस पर्टिकुलर प्लेन ए बी सी डी में इस लाइन के पीछे, इस पूरे प्लेन के इस लाइन के पीछे वाला जितना भी लाइन आएगा उसमें एटम अच्छे से अरेंज होगा, और इस लाइन से जितना भी आगे का एटम आएगा वो सारा एटम क्या हुआ, एक यूनिट डिस्प्लेस, एक एटॉमिक डिस्टेंस डिस्प्लेस कर गया। ओके, और ये पूरा 3 डायमेंशनली हुआ, यानी कि इस लाइन के ऊपर वाला इस लाइन के ऊपर वाला अगर हम प्लेन बनाएं तो इस प्लेन के आगे जितना भी प्लेन आएगा सब क्या होगा, सब हमारा होगा डिस्टॉर्टेड, यानी कि उन सभी में एटम जो है एक एटॉमिक डिस्टेंस आगे मूव कर चुका होगा। यानी कि इस प्लेन के आगे जितना भी प्लेन आएगा उन सभी का प्लेन में एटम जो है एक एटॉमिक डिस्टेंस आगे मूव कर चुका होगा। ओके, अब हम यहां पर सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे बर्जर वेक्टर। ओके, कि बर्जर वेक्टर हम इसमें ड्रॉ करेंगे, और बर्जर वेक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं, तो उसके लिए हमें बर्जर सर्किट ड्रॉ करना पड़ेगा। क्योंकि ये 3 डायमेंशनल फिगर है तो यहां पर हमारे पास होगा 3 डायरेक्शन, एक होगा हमारे लिए x, एक होगा हमारे लिए y, और एक होगा हमारे लिए z। ओके, तो अगेन बर्जर सर्किट हम कहां ड्रॉ करेंगे, जो हमारा डिसलोकेशन लाइन है उसके चारों तरफ हम कहीं पर भी एक लैटिस पॉइंट से शुरुआत करेंगे और वहां से बर्जर सर्किट ड्रॉ करेंगे, और जो हमारा फाइनल क्लोजिंग वेक्टर होगा वही हमारा बर्जर वेक्टर कहलाएगा। तो चलिए ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हम यहां पर एक पॉइंट ले लेते हैं, है ना, यहां पर एक पॉइंट ले लेते हैं और इसको बोलते हैं पॉइंट P। क्या बोलते हैं, पॉइंट P। ओके, अब यहां से हम मूव करते हैं, ऊपर वाला डायरेक्शन y है तो y में हम 1 यूनिट जा रहे हैं। कितना जा रहे हैं, 1 एटॉमिक डिस्टेंस y। उसके बाद देखो, उसके बाद हमें इस प्लेन पर जाने के लिए मजबूरन हमें x में चलना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम x में नहीं जाएंगे तो हम इस जो डिस्टॉर्टेड प्लेन है उस पर नहीं जा पाएंगे। तो हमें मजबूरन यहां पर x में चलना होगा। तो 1 एटॉमिक डिस्टेंस x में चले, फिर हम y में 2 एटॉमिक डिस्टेंस ऊपर गए, y में फिर हम कितना गए, 2y, यानी कि 2 एटॉमिक डिस्टेंस। उसके बाद हम देखो इधर जा रहे हैं, यानी कि अब हम z में जा रहे हैं। तो z में कितना जाएंगे, z में हम जाएंगे 3, 1 2 3, तो 3z। 3 इसलिए गए क्योंकि हम इस लाइन के आगे वाले रीजन को कवर करना चाह रहे हैं, ताकि ये लाइन मेरा लगभग बीच में आ जाए मेरे सर्किट के। ओके, तो 3z हम आगे गए, 3 एटॉमिक डिस्टेंस z डायरेक्शन में। उसके बाद हम फिर नीचे आएंगे, नीचे हमको कितना आना है, देखो 2y एंड 1y, कितना हो जाएगा 3y। जो इस डायरेक्शन जो y एक्सिस के अलोंग है वो हम 2 और एक 3 ही गए हैं, तो 1 2 3, तो हम यहां से आ जाएंगे 3 नीचे, तो ये हो गया 3y। अगेन z में हम 3 गए थे तो z में हम 3 वापस आ जाएंगे, 1 2 3, ये वापस आ गए 3z। लेकिन अभी भी एक डिस्टेंस मेरा बचा हुआ x में। x में जो हम इधर गए थे, अब x में हम अपोजिट आएंगे। तो जब हम x में अपोजिट आएंगे तो चूंकि हम इस पॉइंट पर आ जा रहे हैं Q पर। ओके, हम Q पर क्यों आ रहे हैं, हम Q पर क्यों आ रहे हैं, ओके, या हम Q पर क्यों आ रहे हैं, क्योंकि हम x वाला एक डिस्टेंस और हमें नेगेटिव में चलना है, तो हम इधर आ जा रहे हैं, है ना, बाहर की तरफ आना हमें पड़ रहा है। ओके, बाहर की तरफ हमें आना पड़ रहा है। तो जब हम बाहर की तरफ आएंगे तो हमारा जो इसके बगल का जो क्रिस्टल लैटिस होगा उसके लैटिस पॉइंट पर पहुंच जाएंगे। समझ रहे हो, क्योंकि ये 3 डायमेंशनल है, तो जब आप इधर इस सरफेस से बाहर आइएगा तो आप जो इसके बगल का क्रिस्टल लैटिस होगा उसके एक लैटिस पॉइंट पर पहुंच जाइएगा। यानी कि आपको Q में वापस जाने के लिए किधर मूव करना, P में वापस जाने के लिए किधर मूव करना होगा,
तो आपको चूंकि आप Q पर पहुंच गए हैं, P में वापस जाने के लिए इधर मूव करना होगा, और कितना मूव करना होगा, 1 लैटिस पॉइंट। तो बर्जर वेक्टर इधर बनेगा विच इज इक्वल टू 1 एटॉमिक डिस्टेंस। 1 एटॉमिक डिस्टेंस आपको x में वापस जाना होगा, तभी जा करके आप जो है फाइनली अपने P पॉइंट पर पहुंचिएगा। ओके, तो चूंकि ये 3 डायमेंशनल है, इसीलिए हमको यहाँ तीनों एक्सेस में लेना है, और तीनों एक्सेस में जितना मूवमेंट हम स्टार्टिंग में लिए हैं उतना ही मूवमेंट हम बाद में भी लेंगे। यानी कि जितना मूवमेंट हम हाफ साइकिल के लिए लिए हैं उतना ही मूवमेंट हमको अनदर हाफ साइकिल के लिए लेना है। यानी कि ओवरऑल जो हमारा डिस्टेंस का वैल्यू है तीनों डायरेक्शन के अलोंग वो 0 हो जाना चाहिए, और 0 होने पर हम ये देखेंगे कि हम जहां से स्टार्ट किए हम वहीं पर पहुंचे हैं कि नहीं पहुंचे हैं। तो यहां पर नहीं पहुंचे हैं। ओके, तो इस कारण से हमें क्या करना होगा, हमें थोड़ा पीछे आना होगा, और ये पीछे हम कितना आएंगे, 1 एटॉमिक डिस्टेंस, यानी कि बर्जर वेक्टर किधर बनेगा हमारा, ये बनेगा हमारा बर्जर वेक्टर का डायरेक्शन। ओके, अब यहां पर जो हमारा लाइन है, डिसलोकेशन लाइन, उसको अगर टी वेक्टर से हम डिनोट कर रहे हैं तो उसका भी डायरेक्शन किधर है, इधर है। ओके, जब दोनों का डायरेक्शन सेम हो और दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो, तो इस कंडीशन में हम कहते हैं कि ये कैसा स्क्रू डिसलोकेशन है, तो ये पॉजिटिव स्क्रू डिसलोकेशन है। पॉजिटिव स्क्रू डिसलोकेशन है, और पॉजिटिव स्क्रू डिसलोकेशन को हम कुछ इस ढंग से शो करते हैं। ये हमारा पॉजिटिव स्क्रू डिसलोकेशन, और ये क्या है, ये हमारा क्लॉकवाइज। ओके, क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, और इसी को हम पॉजिटिव स्क्रू डिसलोकेशन कहते हैं। कब, जब जो हमारा लाइन है, डिसलोकेशन लाइन जिधर जा रहा उधर ही हमारा बर्जर वेक्टर का भी डायरेक्शन है, और हमेशा इन स्क्रू डिसलोकेशन ये दोनों या तो पैरेलल होगा या तो एंटी पैरेलल होगा। एंटी पैरेलल कहने का मतलब है या तो ये डायरेक्शन होगा, नहीं तो टी का डायरेक्शन ये होगा और वेक्टर बी का डायरेक्शन इधर होगा। ये हो गया एंटी पैरेलल। जब एंटी पैरेलल होगा टी और बर्जर वेक्टर बी, तो हम कहेंगे कि ये कैसा है, ये नेगेटिव स्क्रू डिसलोकेशन है। क्या है, नेगेटिव स्क्रू डिसलोकेशन है। और नेगेटिव स्क्रू डिसलोकेशन को हम लोग कुछ इस तरह से शो करते हैं। ये क्या है, ये है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। ओके, अब हम लोग यहां पर देखेंगे कि स्क्रू कहां पर बन रहा है। ओके, स्क्रू कहां पर बन रहा है, तो स्क्रू कहां पर बन रहा है उसको समझने के लिए इस फ्रेश फिगर में आते हैं। ओके, कहां आएंगे हम, इस फ्रेश फिगर में आएंगे। ओके, इस फ्रेश फिगर में हम आते हैं और हम समझते हैं कि स्क्रू यहां पर कहां पर बन रहा है, क्योंकि डेफिनेशन में तो हम लोग स्क्रू वर्ड का इस्तेमाल किए हैं। तो ये है हमारा डिसलोकेशन लाइन। ओके, अब यहां पर देखिए हम एक लैटिस पॉइंट से शुरुआत कर रहे हैं, हम यहां से शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है, हम यहां से शुरुआत कर रहे हैं। जब हम यहां से इस सरफेस पर जाएंगे तो हम कहां पहुंच जाएंगे, हम कैसे मूव कर रहे हैं, हेलिकल चल रहे हैं, हम कहां पहुंच गए, यहां पहुंचे, ठीक है। अगर हम लैटिस पॉइंट को ट्रेस करते हुए एक सर्कल बनाएं इस लाइन के अबाउट, तो ये सर्कल क्या होगा, ये सर्कल एक हेलिक्स शेप में बनता जाएगा, क्योंकि अब हम इस प्लेन पर पहुंचे हैं। अब इसके बाद जब हम मूव करेंगे, इसके बाद जब हम मूव करेंगे आगे की ओर, तो फिर हम ऐसे मूव करना पड़ेगा। फिर जब आगे मूव करेंगे तो हमें ऐसे मूव करना होगा, फिर आगे मूव करेंगे तो ऐसे मूव करना होगा। यानी कि जैसे जैसे इस लाइन के अबाउट हम मूव करते जाएंगे, हमें इस प्लेन से दूसरे प्लेन में जाने के लिए हेलिकल शेप हमारा बनता जाएगा, क्योंकि जो सर्कल होगा वो एक ही प्लेन में, अगर कर्व लाइन एक ही प्लेन में रहता और मिल जाता तो सर्कल बनता, लेकिन यहां पर है नहीं। यहां पर देखो
हम इस वाले प्लेन से शुरुआत किए हैं और चूंकि ये डिसलोकेटेड प्लेन है तो जब यहां पर पहुंचेंगे तो हम इस ये प्लेन चूंकि थोड़ा सा अंदर है तो ये कैसा शेप बनेगा, ये हेलिकल शेप बनेगा। यानी कि इसको अगर हम बनाएं तो कुछ इस तरीके से, ये हमारा डिसलोकेशन लाइन है, ये हमारा पहला प्लेन है जहां से शुरुआत किए हैं, उसके बाद दूसरा प्लेन, उसके बाद सेम तीसरा प्लेन, उसके बाद सेम चौथा प्लेन, फिर पांचवा प्लेन, फिर छठा। इस तरह से डिसलोकेशन होगा। यानी कि इधर वाला जितना प्लेन है ये एक स्टेप ऊपर रहेगा इधर वाले प्लेन से। ये जो डिस्टेंस है, ये जो हेलिक्स का जो पिच डिस्टेंस आएगा ये कितना होगा, यही होगा 1 एटॉमिक डिस्टेंस। 1 एटॉमिक डिस्टेंस, ये जो पिच आएगा वो 1 एटॉमिक डिस्टेंस के बराबर होगा। ओके, क्योंकि जो ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो 1 एटॉमिक डिस्टेंस ऊपर है और जो ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो 1 एटॉमिक डिस्टेंस आगे नीचे की ओर है। अगर हम इसको फिगर को ऐसे पलट के देखें तो एक ऊपर और एक नीचे रहेगा, और जब इस पर सर्कल बनाएंगे तो वो हेलिकल शेप का बनता चला जाएगा जब हम हर एक प्लेन के लैटिस को ट्रेस करेंगे। तो इसीलिए इस तरह के डिसलोकेशन को हम स्क्रू डिसलोकेशन कहते हैं। तो आप इस तरह से भी फिगर को बना करके शो कर सकते हैं। ओके, तो यहां कंटेंट में क्या लिख रहा है, लास्ट पॉइंट है, ए स्क्रू डिसलोकेशन आर सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेड एज लाइक दिस एंड दिस। ओके, यानी कि एक कर्व बनाते हैं, उसमें एरो देते हैं। ओके, ये कैसा, ये क्लॉकवाइज है और ये एंटी क्लॉकवाइज है। डिपेंडिंग अपॉन वेदर द बर्जर वेक्टर एंड द टी वेक्टर, जो कि डायरेक्शन ऑफ डिसलोकेशन लाइन के अलोंग वेक्टर होता है, वो पैरेलल है या एंटी पैरेलल है। ओके, पैरेलल यानी कि दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहा है और पैरेलल है, और एंटी पैरेलल मतलब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है और पैरेलल है, उसको हम एंटी पैरेलल कहते हैं। ओके, तो अगर पैरेलल होगा तो ये डायरेक्शन इस्तेमाल करेंगे जो कि पॉजिटिव स्क्रू डिसलोकेशन को शो करेगा, जो कि क्लॉकवाइज होगा, और अगर एंटी पैरेलल होगा तो ये सिंबल इस्तेमाल करेंगे जो कि नेगेटिव स्क्रू डिसलोकेशन को शो करेगा, जो कि एंटी पैरेलल होगा और एंटी क्लॉकवाइज होगा। ओके स्टूडेंट, तो ये था स्क्रू डिसलोकेशन के बारे में। तो वीडियो को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को बेनिफिट मिल सके। थैंक यू वेरी मच।